बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी कमांड है सर, उनसे टैक्स क्यों नहीं लेते हैं? इनसे रियल एस्टेट वालों से टैक्स क्यों नहीं लेते सर? डीएचए से टैक्स क्यों नहीं लेते? इनसे टैक्स लेना सर। देखिए ना, इस दफ़ा टैक्स का जो बड़ा है, मुझे कल मैं बार में था तो वकला कंप्लेन कर रहे थे कि जी हमारी फ़ीसों पे जो है वो टैक्स की शरह में इजाफा किया गया है। उसके अलावा रियल एस्टेट पे जितना टैक्स हमने इंक्रीज़ किया है, अगर आप चेक करें तो इस वक्त जितना गिला रियल एस्टेट सेक्टर को है, किसी और सेक्टर को नहीं है। आप आगे चलें, एग्रीकल्चरल इनपुट्स पे टैक्स लगा के हम अपनी इकोनॉमी को बिठा नहीं सकते। तो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स छूट बहुत सारी मद में दी गई है, बिकॉज हमारी इकोनॉमी की वो बैकबोन है। जहाँ जहाँ पे टैक्स लगाना मकसूद था, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं जिनकी प्रोडक्ट सिर्फ हाई एंड यूजर्स खरीदते हैं, उन पे खासा टैक्स लगा है। तो मैं समझता हूँ कि टैक्स के हवाले से ठीक डिसीजंस किए गए हैं। और जो तनख्वाहदार तबका था, जितनी उनकी इनकम में इस दफ़ा इंक्रीज हुई है, किसी बजट में नहीं हुई। और तनख्वाहदार तबके को जो रिलीफ दिया गया है वो पहले कभी नहीं दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि एक उनको भी प्रोटेक्ट किया गया है और टैक्सेशन जहां जहां बनती थी लगाई गई सर है। इस तनख्वाहदार तबके के को मुल्की मफाद में गैस इस तनख्वाहदार तबके के लिए 50% महंगी कर दी सर। दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर और अब जान बचाने वाली दीगर अद्वियात की कीमतें 400% बढ़ाई सर। 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली का 1 यूनिट 65 रुपये का कर दिया सर। ये तनख्वाहदार तबके ने देना है। अब प्रॉब्लम यह है सर कि इधर आपने तनख्वाह उनकी बढ़ाई, इधर ये चीज़ें महंगी कर दी। इट्स वो बात वही स्क्वायर वन पे आके रुक गए हम। ये मैं आपको तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सर इज देयर वे आउट? क्या आप इससे निकल पाएंगे? टाइम आपके पास कम है सर। देखिए, बात ये है कि पिछली गवर्नमेंट ने सब्सिडीज पे गुजारा किया, IMF से मुआहदा तय नहीं किया, और उन्होंने एक तासुर ये दिया कि वो हालात में बेहतरी लेके आ रहे हैं, हालांकि वो मईशत को नुकसान पहुंचा रहे थे, नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे थे। वो लैंड माइन्स बिछा के गए हैं अपने फैसलों के जरिए। क्या हुआ शुगर इंक्वायरी का? जो शुगर माफिया था, जो इस मुल्क की सिर्फ अशराफिया है, उन्होंने चीनी एक्सपोर्ट भी की, बाद में फिर इंपोर्ट की। उन्होंने जितना मुनाफा कमाया, आप मुझे बताएं ना, तब वजीर आजम कौन था जब ये चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई? पहली दफ़ा तारीख में हुआ कि गंदम एक्सपोर्ट भी हो रही है, फिर इंपोर्ट भी हो रही है। अशियाए खुर्दनोश की किल्लत पैदा की गई, किल्लत पैदा करके मुनाफा कमाया गया, मुनाफा कमा के अपने इन्वेस्टर्स की जेबें भरी गई, जेबें भरने के बाद उनके वारे न्यारे हो गए, और उसके बाद अवाम को सब्सिडीज पे लगा के IMF का अग्रीमेंट मौखर करके खुद काली अनके लगा के चलते हुए। तो ये तो एहतसाब उससे होना चाहिए, इमरान अहमद न्याजी से पूछा जाना चाहिए कि ये 4 साल आप क्या करते रहे हैं। और अब अगर IMF का मुआहदा तय पाया है तो ऑब्वियसली उनकी कमिटमेंट्स पूरा करनी होंगी। ये नहीं हो सकता कि वो कमिटमेंट्स पूरी ना हो। फिर दोस्त ममालिक की तरफ से एड आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी आपने देखा कि माइनिंग के हवाले से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। उससे पहले चाइनीज वाइस प्रीमियर आए थे, उन्होंने आके जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है, CPEC की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है। तो ये पॉजिटिव साइंस हैं, और डिफॉल्ट से बचना भी एक पॉजिटिव साइन है। अगर आज इस मुल्क में इमरान न्याजी का राज होता, अंधा राज होता और डाकू राज होता, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अब तक डिफॉल्ट कर गया होता, जो उनकी पॉलिसीज थी।